ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आईनी अदालत के क़याम के बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ जो है उस पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से। और ये जो तजवीज़ है पीटीआई की तरफ से पेश की गई थी जेयूआई फे को, और जेयूआई फे ने ये बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है ये सामने रखी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, और बड़ा इफ़ेक्टिवली प्ले करते हुए जो है उनको इस बात पर राज़ी कर लिया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो कहा जा रहा था कि किसी ख़ास मकसद के लिए हुकूमत ये तरामीम करने जा रही है, मंजूर करवाने जा रही है, क्या हुकूमत के आईनी बेंच पर इत्तफाक राय से ये तासुर खत्म हो जाएगा? देखें, तासुर तो आपको पता है सियासतदान ही बनाते हैं और सियासतदान ही खत्म करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये तासुर तो शायद खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर है यहाँ एक ये भी सोच है मैं ना मानूं वाली, और अगर वो मैं ना मानूं वाली सोच है तो फिर तो वो आपको पता है वो तो फलस्तीन पे भी इकट्ठे नहीं बैठते, वो कश्मीर पे भी इकट्ठे नहीं बैठते, वो मईशत के ऊपर भी नहीं बैठते। आपने अभी बड़ी अच्छी बात ब्रेक पे जाने से पहले कही, मिसाक जमहूरियत की बात की। मुझे ये बताइए कि क्या किसी ने मिसाक गुरबत भी की है? इस कौम के साथ किसी ने इजहार किया है कि इस कौम के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या उनके जो है वो धक्के खा रहे हैं अदालतों में? इससे आम आदमी की जिंदगी पे, इस तमाम तरमीम पे, देखिए ना, तरमीम जरूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तरमीम ना करें, क्योंकि अच्छी बात होती है, लेकिन साथ ही साथ यह है कि इस तरमीम से क्या आम आदमी की जिंदगी के ऊपर कोई फर्क आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर मेरे ख्याल में वो तरमीम लाएं जिससे आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर हो, उसको लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो एक एतमाद बहाल हो, और उसके लिए जो एक ख्वारी है वो उससे बचाया जाए, और बेहतर निज़ाम करके इसको। अब देखें ना, 20-20 साल गुजर जाते हैं, मुकदमों के फैसले नहीं होते, तो इसके अंदर कौन है? अभी ये भी है बात, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी केसेस हैं जिनको 15 साल हो गए हैं, अभी तक उनकी सुनवाई के लिए जो है वो मार्क ही नहीं हुई आगे। तो मतलब आप अंदाजा करें, और कुछ लोगों की ऐसे होता है कि वो सुबह दरख्वास्त देते हैं, शाम को जो है वो उनकी सुनवाई हो जाती है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इस बात का इंदिया देती हैं कि यकीनन आइन के अंदर कुछ हुक्म मौजूद हैं जिनको बेहतर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो तमाम बेहतरी जो है गरीब आवाम के लिए आनी चाहिए, आम इंसान के लिए आनी चाहिए, और कानून जो है अमीर के लिए फर्क और गरीब के लिए फर्क की तफरीक मिटा दी जाए। देखिए ना, रात के वक्त अदालतें खुलती हैं, हमने देखा रात को खुलती हैं, लेकिन क्या कभी किसी रेप केस के लिए खुली? क्या कभी किसी कत्ल के लिए खुली? क्योंकि ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक और किसी भी दुनिया की ताज़ीरात के मुताबिक सबसे बड़ा जुर्म जो है वो कत्ल का है। क्या अदालत उस टाइम पे खुलती है? क्या अभी ये जो कुछ हो रहा है, एक बच्ची का मामला है या जो भी है, एक पुलिस वाला जो है वो जबरदस्ती किसी के ऊपर दबाव डाल रहा है शादी के लिए कमसिन बच्ची के साथ, तो क्या आप मुझे बताएं कि सुओ मोटो मुख्तलिफ चीजों पे लेते हैं, लेकिन हमने तो देखा शाहरुख जतोई जो है वो छूट के चला जाता है, हम बाकी लोगों को देखते हैं वो सब जो है बरी जमा हो जाते हैं, कोई किसी का कसूरवार नहीं होता, सब जो है वो एक केस आपने देखा था कि जिसमें सिंध के अंदर एक वडेरे ने जो है किस तरीके से अपनी मुलाजमा को, वहां वीडियो उसकी मौजूद है, और वो मुलाजमा जो है सुबह उसकी लाश पड़ी मिलती है, और बाद में उसके 3 महीने बाद उसके माँ बाप कहते हैं कि जी हमारी बस हो गई है। मामला तो फिर वहीं पर आ गया ना कि गवर्नेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है इदारों की। यही गुजारिश है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए इदारे बनाना, देखिए इदारे पे इदारा बना रहे हैं भाई, जो पहले वाला इदारा है उसका क्या हुआ? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आप मुझे ये बताएं कि एक ये अभी हवेलियां के अंदर एक डोली जो थी वो टूट गई, पूरे पाकिस्तान ने दिखाया, आप लोगों ने भी देखा। पाकिस्तान के अंदर पिछले 7 दहाइयों से लोग जो थे वो इसी के लिए तनख्वाह ले रहे थे, बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है, वो हर जगह उनके बच्चे जो हैं 4-4 पुश्तें जो हैं अब वो उस नौकरी को कर रही हैं, लेकिन उन्होंने तनख्वाहें ली, उनके पास मुराद हैं, उनके पास सिस्टम्स मौजूद हैं, उन्होंने जो इक्विपमेंट खरीदा, लेकिन डोली बचाने के लिए हेलीकॉप्टर किसका आया? पाकिस्तान फौज का, और पाकिस्तान फौज के कमांडोज आए बचाने के लिए। क्या हो गया है? मतलब तो आप मजीद जो है अगर इदारे बनाएंगे और पहले वाले आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम करेंगे
तो फिर कैसे आप सिस्टम को आगे चलाएंगे, ये है गुजारिश। ठीक हो गया। मियां सैफुर रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत अगर आईनी बेंच बनाने पर राजी हो जाती है, फाइनली ये फैसला कर लिया जाता है, तो क्या ये तासुर खत्म हो जाएगा कि हुकूमत किसी खास इंटेंशन के तहत जो है ये तरमीम लाने जा रही है? इंटेंशन तो उनको मौजूद है। देखे ना, अभी आजम साहब ने, मेरे भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, आफत का एक लफ्ज बोला कि क्या आफत आ जाएगी। दरअसल हमारे यहाँ परसेप्शंस की जंग जो चल रही है और मिसपरसेप्शन की, वो इतनी खौफनाक है कि हुकूमत वक्त जो है वो चूंकि एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में है, आपको पता है बावजूद, तो उस डेलिकेट सिचुएशन में जब कोई ऐसा हवा का झोंका आता है कि जनाब अब आपका मतलब काया पलटने वाली है, फलां एक ओहदेदार आएंगे, वो आते ही एक जनाब इस तरह करके एक सुओ मोटो लेंगे या कोई नोटिस लेंगे तो आप घर चले जाएंगे, फॉर्म 47 की बात हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी जब एक आप एप्रीहेंशन और खदशात और खौफ में मुब्तला होकर काम कर रहे होंगे, तो आपको भले कहीं से कहीं सिक्योरिटी, कई गारंटीज, कई एश्योरेंसेज हों भी, तो वो खौफ आप पे हावी हो जाता है। तो हमारे यहाँ नी जर्क फैसले, नी जर्क लेजिस्लेशन, नी जर्क ये काम जो चल रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, हमें अनस्टेबल एक पॉलिटिक्स या अनस्टेबल गवर्नेंस, मेरा ख्याल उसका एक मॉडल हमें नजर आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल चीज़ें आयरन आउट होंगी। मसलन ये भी मुझे अच्छी चीज़ लगी कि अगर बड़ी जिद भी थी नून में और पीपीपी में, तो जिद से थोड़ा सा तो पीछे आए ना जी। तो जिद से पीछे हटना ही मैं समझता हूँ कि एक कामयाबी है उस पूरे हमारे डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन की। ठीक। अब वो जाके हम किस तरह कंसोलिडेट कर पाते हैं, सो दैट्स द इशू। तो उसमें अच्छा हुआ। अब देखें, हम सब जानते हैं अंदर से दिल में तकरीबन तमाम पार्टी, भले चलो पीटीआई वाले अपने आप को बड़े पारसा या सूरमा समझते हो, वो गलत बात कह लें, हम उस पर बहस नहीं करते कि वो नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग चाहते हैं कि जी मुझे ये सीट मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये ओहदा मिल जाए, मेरे बंदे को मिल जाए। उसमें जितने भी नामवर हैं, जितने भी बड़े अच्छे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये बार्गेनिंग पॉलिटिकल तो कभी भी नहीं खत्म हुई। आज भी उनके दिलों में यही है। पीपल्स पार्टी वाले भी चाहेंगे हमें 4 ओहदे और मिल जाए, मौलाना भी चाहेंगे अगर 6 हैं तो हमें 9 और मिल जाए। हालांकि मौलाना का भी देखे ना कि अदरवाइज उनका राइवल जो है, जो उनके एरिया वाइज, रीजन वाइज राइवल तो पीटीआई है। वो तो कहते हैं धांधली है मेरे इलाके में। वो धांधली कहाँ हुई? हमारी जो सोसाइटी है ज़ात बरादरी को ज्यादा सपोर्ट करती है। वो धांधली कहाँ पे हुई? केपीके में। और वो कहते हैं ना बकौल उनकी, तो उनकी तो सीटें सारी वहां की है, पंजाब की तो है ही नहीं ज्यादातर। तो ये है कि लेकिन यहाँ पे एक्सपीडियंसी जो है मसलत की खातर शायद उनको कहीं से कोई बेहतरी नजर आ रही हो तो उनका ये कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये जो स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम चल रही है, तो अच्छा है, मैं समझता हूँ चीजें एक्सपोज भी हो रही हैं। बाकी जो अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की ना, कॉमन मैन बहुत सफर कर रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब देखिए कॉमन मैन के बारे में मियां खालिद भी मेरे भाई हैं, ये शायद मेरी इस बात को सपोर्ट करते रहे हैं कि ज्यूरी सिस्टम हो, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो। लोग, मैं समझता हूँ लोगों की जब बात करें, हम भी लोगों में जाते हैं, लोग 1 जज ट्रिब्यूनल, 1 जज कोर्ट से मुतमिन नहीं है। लॉर्ड जुडिशरी की बात कर लो, वो कहते हैं यहाँ पे टोटल मनमानी होती है, यानी इंसान का जो विम्सिकल पहलू है ना उस प्रिजाइडिंग अफसर का, वो हावी होता है। वो तहरीस में आ जाए, दबाव में आ जाए, किसी रिश्तेदार का को फेवर कर दे, तो ये आम शिकायत पाई जा रही है। और वो लोग अब समझते हैं कि हमारी अदलिया मिन हैसुल एक इंस्टीट्यूशन लोगों से मुकम्मल आजाद है, भले चंद एक ओहदेदारों के सामने आजाद नहीं है। इसकी बुनियादी वजूहात में एक ये भी है कि पार्लियामेंट में एलीट बैठी है, और पार्लियामेंट में जो है वो जो एलीट है वो या तो बहुत जो पुअर क्लास है उसको एड्रेस करती है या अपने मफादात देखती है, और पुअर क्लास के भी बहुत चंद एक जो कार्ड्स देकर उनको कुछ कराने की और थोड़ा बहुत हिस्सा देकर उसको कुछ कराने की कोशिश की जाती है। हो डोमिनेटेड चाहे नून की हो, पार्लियामेंट मस्ट असर्ट, पार्लियामेंट मस्ट स्टेप इन। कॉमन मैन जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, इसलिए उसके जो मसाइल हैं वो एड्रेस भी नहीं होते। आजम चौधरी साहब, ये जो तजवीज़ है आईनी बेंच बनाने की, वो पीटीआई की तरफ से रखी गई थी, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई इस अगर ये तरमीम, ये आईनी बेंच जो है वो इसका हिस्सा बन जाती है इस तरमीम का, तो क्या पीटीआई इसमें शामिल हो जाएगी और इसे उसूली तौर पर तस्लीम कर लेगी, या इस पर भी कोई ना कोई जो है एतराज उठा देगी, कोई अपोजिंग पॉइंट तलाश कर लेगी? जो हमारे सामने आ रही है, तो पर्दे के अंदर तो बहुत सारी ऐसी शेख्स हैं जो काबिल एतराज हैं, जिसके ऊपर अभी तक डिबेट उस तरह की नहीं जा रही, जिसमें जो सरकारी अफसरान हैं, जिस तरह जुडिशरी के हवाले से बात आ रही थी, उनकी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना,
इसी तरह जो केसेस हैं जो गिरफ्तार मुलजमान के वो फौजी अदालतों में भिजवाना, ठीक है। इसके साथ साथ अब जो ख्वाजा आसफ साहब जिन खतरात का इजहार करते हैं, जो मियां साहब ने अभी बात की है, सबसे ज्यादा तो उन्हें यही खतरा है ना कि ये आईनी तरमीम के बाद हम जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, हम अपनी मर्जी का आईनी कोर्ट का जज लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो एक पैनल होगा उस पैनल में से अपनी मर्जी का सीनियर जज जो उसको चीफ जस्टिस लगाएंगे। अब देखिए इसके अंदर एक और शिक ऐसी है कि जो आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगाना है उसके लिए 3 रुकनी या 5 रुकनी एक पैनल जो है वो जाएगा कमेटी के पास और कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन चीफ जस्टिस होंगे। ये भी एक मैं समझता हूँ काबिल एतराज है, क्योंकि जो मोस्ट सीनियर है उसको ये तो खत्म हो जाना चाहिए, ये एक एक्सटेंशनों वाला काम और एक इस किस्म का जो है ना पिक एंड चूज वाला काम। अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ी खूबसूरत इसमें बात की थी कि जजेस की जो इंडक्शन है वो सबसे एक जो तरीकाकार तब्दील करने की वो जरूरत है कि आप जजों की इंडक्शन को ठीक करें, वो पॉलिटिकल इंडक्शन खत्म करें। इसी तरह जब चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार वो इनको मिल जाएगा तो पिक एंड चूज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप अगर 18वीं तरमीम पे गौर करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 18वीं तरमीम के ऊपर आज भी इख्तिलाफ राय पाया जाता है। उस वक्त मुतफिका तौर पर मंजूर जरूर की गई थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कई कायदीन बरमला इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम जो है उसको खत्म करने की या उसमें मजीद तरमीम की जरूरत है। आज ये 26वीं तरमीम जो मिलके ये कर लेंगे और हो सकता है कि कुछ देर बाद इन दोनों जमातों के दरमियान इस पर भी इख्तिलाफ राय पैदा हो जाए। और दूसरा ये है कि कैसी मजबूरी है कि आपको लोगों को अगवा करके, लोगों को तंग करके आपको आईनी तरमीम के लिए अपने वोट पूरे करने पड़ रहे हैं। वो देखें कल वो शाह महमूद कुरैशी उनकी जो बेटी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया कि मेरी भाभी को कोई सफेद पोश उठा के ले गए हैं। फिर आज आप देखें असेंबली के अंदर नसीमा एहसान वो जो बलोचिस्तान से हैं वो फूट के वहां पे रोई हैं कि उनके साथ किस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है। भाई अगर आप इस तरह इस नियत के साथ तरमीम कर रहे हैं तो उन तरमीम को कौन एक्सेप्ट करेगा? मुस्तकबिल के अंदर कुछ अरसा गुजरेगा, आप देखिएगा उनके ऊपर दोबारा जो एक डिबेट शुरू हो जाएगी इन तरमीम को वापस लाओ। यही पार्टियां होंगी, यही पीपल्स पार्टी, यही मुस्लिम लीग नून, यही पीटीआई, यही फजलुर रहमान साहब होंगे, ये फिर कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं जी वो तरमीम गलत हुई थी, हमें वो तरमीम जो है उसमें मजीद तब्दीली करने की जरूरत है। भाई आप सोच विचार करके एक ही दफा टाइम टेकिंग जॉब है, आप तमाम लोगों को एतमाद में लें। और इसमें ये अब्दुल्ला साहब ने एक दो पॉइंट बड़े वैलिड, इसमें अवाम का कितना फायदा है, क्या इसमें इस तरमीम के साथ कोई अवामी मुफाद जुड़ा हुआ है? इसके साथ सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ अशराफिया का मुफाद जुड़ा है, वो पार्लियामेंट के कुछ लोगों का मुफाद जुड़ा है, इसके साथ अवाम का कोई मुफाद नहीं है। आपको अवामी मुफाद के लिए अगर इतनी एफर्ट आप करते तो शायद आज अवाम ये महंगाई और ये बेरोजगारी और ये जो बिजली का बिल है शायद उस चुंगल से आजाद हो चुकी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने इक्तदार के लिए तो तरमीम भी लेके आते हैं, बंदों को अगवा भी करते हैं, उनकी फैमिलियों को भी उठाते हैं, लेकिन अवामी मसाइल की तरफ अभी तक हमें कोई एक आपकी ऐसी कोशिश नजर नहीं आई जिससे आम आदमी को फायदा पहुंच सकता होता। ठीक, खालिद हबीब साहब, ये जो मुबस्सिरीन कह रहे थे कि आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ एक बहुत बड़ी तकसीम का बाइस बन सकती थी और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में इसके लिए कोई जगह नहीं है, एक डुअल सिस्टम आ जाता, इससे मज़ीद उलझनें पैदा हो जाती हैं, तो क्या ये खदशात जो हैं क्या आप समझते हैं कि किस हद तक दुरुस्त हैं? बिल्कुल खदशात जो हैं जो 100% दुरुस्त हैं कि अगर आईनी अदालत जो है वो अलग से बनती है तो एक तो ये है कि वो एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो कौम के पब्लिक एक्सचेकर पे पड़ जाता। कहा जा रहा है कि उसका बजट 1 अरब रुपए का बजट सालाना होगा। तो दूसरी बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऊपर एक और सुपर कोर्ट बन जाती। तो तीसरी जो सबसे खतरनाक बात यह है कि उनके जजेस का जो तयन है, तकर्रर है, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने करना है। तो जो पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो फिर आप इंसाफ
की तवक्को उस कोर्ट से कैसे रखें? वो नहीं हो सकती। और वो फिर एक महाजराई सुप्रीम कोर्ट में और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट प्रपोज्ड है, उसके दरमियान शुरू हो जाएगी। तो वो और अदारों को नुकसान पहुंचाएगी, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएगी। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मकसद सिर्फ ये है कि अपने जाती मुफादात या बड़ी हद पार्टी के मुफादात को मद्देनजर रख के और उसको छुपा के अमेंडमेंट जो है वो करवाना चाह रहे हैं। कभी अमेंडमेंट इस तरह कभी किसी मुल्क में किसी मुआशरे में ऐसा होता है, आम कानून नहीं ऐसे बनता। वो भी पहले मुश्तर किया जाता है कि लोगों की, स्टेक होल्डर्स की उस पर राय आ जाए, उस पर मीडिया में जो है वो डिबेट्स हों, अच्छी प्रपोजल सामने आए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आप बदलने जा रहे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदलने जा रहे हैं, और आप उसको खुफिया रख रहे हैं। लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता क्या है। जो इब्तदाई जब बात शुरू हुई थी तो वो कहते थे मुझे भी नहीं पता कि क्या बिल क्या है, ड्राफ्ट क्या है। मतलब ये मजाक है कौम के साथ, आइन के साथ। ये रूल ऑफ लॉ की बात है या कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात हो रही है? और जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं, हम जो लोगों को नंबर गेम पूरी करने के लिए लोगों को जिस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है, तो हम ये नफरत क्रिएट कर रहे हैं मुआशरे के अंदर। और हर चीज पे बंदा कंप्रोमाइज कर लेगा, लेकिन अपनी इज्जत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर कोई किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ जो है वो इस तरह का रवैया रखेगा तो वो 100% है, वो आपसे जरूर इंतकाम लेगा। ठीक। और वो इंतकाम क्या होगा? जब इस तरह काफी लोग मिल जाएंगे तो वो फिर इंतकाम की मूवमेंट शुरू करेंगे, और वो आपका जो पार्लिमानी निजाम है, लोग इससे दस्तबरदार हो जाएंगे, और लोग जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल को अपनाएंगे। और इस तरह मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब्दुल्ला साहब, ये जो अदालतों में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का मामला है, इसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सीनियरिटी के बेसिस पर जजेस की तकर्री को आइन का हिस्सा बनाया गया था और ये तरमीम की गई थी। लेकिन उसके बावजूद सीनियरिटी के बेसिस पे तकर्री होने के बावजूद हमने ये देखा कि अदालतों के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या पॉलिटिकल एक पसंदीदगी है, उसका एलिमेंट बहुत ज्यादा देखा। और इससे हमारे मुल्क ने गुज़श्ता कुछ सालों में बहुत ज्यादा सफर भी किया। तो ऐसी क्या रीजंस, मतलब ऐसा क्या निजाम लाएं फिर? क्योंकि अदालत अगर सीनियरिटी के बेसिस पे हो रहा है मामला है, तब भी ये मामला इस तरह से आ रहे हैं, और अगर ये तकर्रियां पार्लियामेंट की तरफ से होती हैं, सदर या वजीर आजम की तरफ से होती हैं, तब भी ये मामला इसी तरह से होता है। तो आखिर हल क्या है इसका? देखें, जब जज साहिबान लगते हैं मेरिट की बुनियाद पे, तो फिर मियां अब्दुल रशीद गालिबन जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, जब उनका आखिरी दिन था रिटायरमेंट का, उस दिन उन्होंने अपने पेन की जो स्याही थी वो भी जो है निचोड़ के वापस डाल दी कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं, अब सरकारी स्याही नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये भी एक पाकिस्तान के अंदर मिसाल है। लेकिन हम जो है वो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि चाहे वो जस्टिस कॉर्नेलियस हों, चाहे वो जस्टिस दुराब पटेल हों, चाहे वो भगवान दास हों, हमारे पास कोई आने वाले दिनों में किसी अच्छे आदमी की, कोई मुसलमान की मिसाल मौजूद है? अगर नहीं है तो ये तो फिर लम्हा फिक्रिया है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की, देखें, अगर आपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद के ऊपर जज साहिबान का तयन करना है, तो फिर वो जज जो है क्या कानून को देखेगा या हिज मास्टर्स वॉइस बनेगा? और अगर जब इस दौरान में हुकूमत तब्दील हो जाएगी तो वो आने वाली हुकूमत के साथ क्या बर्ताव होगा और किस तरह, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साथ ही साथ ये देखें कि आपने आर्मी का ही एक ओहदा देख लें कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम आता है
तो कहा जाता है जी पैनल ऑफ 4 देंगे, 3 देंगे या 5 देंगे, 5 जर्नलों के नाम देंगे। भाई कैसे हो सकता है? एक आदमी अगर उसने सदर्न कमांड की है, एक आदमी सोर्ड ऑफ ऑनर होल्डर है, एक आदमी ने स्ट्राइक कोर कमांड की है और एक ने फर्ज करें बिल्कुल ये कमजोर वाली कोर जो है जिसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं होता, स्ट्राइक कोर नहीं है, हाँ। वो कमांड की है, उसका नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर फर्ज करें B ग्रेड था और अगले का जो है अल्फा प्लस है, तो आप क्या उसको बराबर कर देंगे? तो मेरिट कहां चला? इसलिए बुनियादी तौर पे ये भी एक गलत काम हुआ। जो आदमी मेरिट की बुनियाद के ऊपर जिसका पता चले कि जी इसका A है, इसका B है, इसका C है, जो A वाला हो उसको लगा दो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो नेवी का चीफ हो, चाहे वो आपका। ठीक हो गया, कता कलामी के लिए माजरत, वक्त कम है। मियां सैफ रहमान साहब जी, अच्छी मिसालें अभी गिनवा दी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, लेकिन वो रिवायात बनने के बजाय जो गलत फैसले हैं उनके इम्पैक्ट हमने ये तो देखिए ओवरऑल हमारा ओवरऑल सोसाइटी का भी इन्हतात है ना जी। ये जो बात करैक्टर की जा रही है, अब करैक्टर तो ना आईनी तरमीम से आएगा, तो ना करैक्टर को या तो एग्जाम्पलीफाई करे, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट हो ऊपर से नीचे आए, तो अदरवाइज हम करैक्टर का कहाँ तक। ये तो वही है जैसे अब आप सेवियर का इंतजार करें कि ऊपर से निजात दहंदा को आए, वो सब को पारसा कर दे, नेक कर दे। लेकिन ये में है कि जैसे अभी बात की गई कि जी वो पॉलिटिकल जज होंगे या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होंगे, वैसे जज साहिबान में मादरत के साथ बड़े एहतराम के साथ अखा मथे तो रख लेंगे, 1 मिनट नहीं लगाते, बाद का पार्लियामेंट की पूरी तरमीम को उड़ा देते हैं 1-2 भी, ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसे मिसालें मौजूद हैं। लेकिन ये मेरा हाल को डिबेट ज्यादा को हमारे पॉलिटिकल रैंगलिंग और डिबेट्स की रैंगलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आजम चौधरी साहब, सोसाइटीज जो है वो कवानीन के बजाय रवायात पर बिल्ड होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिवायात का ही फुकदान है। देखिए हमारे पास सब चीजों का फुकदान है, सिर्फ रवायात नहीं है। आपको कहीं इस मुल्क के अंदर कानून नजर आ रहा है? अगर मैं इस आईनी तरमीम आप गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से एक आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उस आईनी तरमीम की क्या अहमियत रह जाएगी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? आपने अगर एक आईनी काम करना है तो उसके लिए कम से कम कानूनी और आईनी रास्ते तो इख्तियार करें। आपने हर गैर कानूनी रास्ता इसके लिए इख्तियार कर लिया है। आपको जहां पे कोई अगवा करना पड़ा है, आपने कोई बंदा अगवा कर लिया, उसके बच्चे अगवा कर लिया, पार्लियामेंटेरियन अगवा कर लिए हैं। देखिए रवायात तो बहुत पीछे रह जाती है। आप तो किसी इखलाकियात या किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूं कि रोजाना एक नया कानून लिखा जा रहा है और रोजाना नया एक आइन लिखा जा रहा है। और कब तक इस तरह आप निजाम को चलाएंगे? आपको अपने आइन और कानून को उसके ऊपर आपको खड़े होना पड़ेगा और उस आइन और कानून की बेहतरी के लिए आपको कानूनी और आईनी रास्ते ही इख्तियार करने पड़ेंगे। और सबसे पहले आपको कौम का, अवाम का मैंडेट तस्लीम करना पड़ेगा। ये जो पार्लियामेंट के ऊपर खौफ के साए मंडला रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इन्होंने अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। और जब आप जबरदस्ती उन सीटों के ऊपर बैठेंगे तो आप हर वक्त खौफजदा रहेंगे। अगर आप सियासत कर रहे हैं तो थोड़ा इखलाकी जो जुर्रत है उसका मुजाहरा करें। और जहां पे आप मोरालिटी का मुजाहरा होना चाहिए, चाहे आप सियासत ही क्यों ना कर रहे हो। आजम चौधरी साहब, वक्त कम है, मैं लास्ट कमेंट लेना चाह रही हूँ। खालिद हबीब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सारी गुफ्तगू सुनी। देखिए जी, सारी आप जितनी मर्जी डिबेट कर लें, बहस कर लें, नीयत का फतूर जो है वो जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक मामला सीधे नहीं होंगे। रूल ऑफ लॉ, हर चीज जो है आपकी जो है वो नीयत पे ही डिपेंड करती है कि मैं कौम की भलाई के लिए सोच रहा हूं या जाती भलाई के लिए सोच रहा हूं। तो जब हमारी नीयतें ठीक हो जाएंगी, फतूर नीयत का खत्म हो जाएगा, तो मामलात जो है वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये काम शुरू कहां से हो? ये काम शुरू होता है हुकूमत वक़्त से। जो जिम्मेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, वो रोल मॉडल बने मुआशरे का, जाती मुफादात को, पार्टी मुफादात को कुर्बान कर दें मुल्क की खातिर और कहें हमें नुकसान होता है तो हो, हमने
किसी को अगवा नहीं करना। हमने एक डिबेट करानी है, उसमें कन्विंस होते हैं मेंबरान तो ठीक है, अदरवाइज हमारे खिलाफ वोट करें, हमें कोई इसमें गिला नहीं है। हम अच्छी ट्रेडिशन बनाना चाहते हैं, तब जाके मसला हल होगा। हम जब जिद में पड़े हुए हैं कि भाई जो आज कर रहे हैं इनको भी कल को वो भुगतना पड़ेगा, तो जिद और हठधर्मी को साइड पे रखकर कंसेंसस के मामलात पर आए और ये जो पार्टीज हैं वो एक कंसेंसस का माहौल भी पैदा करें और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर फैसले करें और अवाम के हक में, अवाम के मफाद में फैसले करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।